देह मिट्टी की हो जाए जब और बेटा हो परदेश में, देह मिट्टी की हो जाए जब और बेटा हो परदेश में, अपनी नजरों से छूना मुझे, अपनी नजरों से छूना मुझे, खुद ब खुद आग जल जाएगी, धूप आगे निकल जाएगी, पीछे रह जाएगी तेरी, धूप आगे निकल जाएगी।
forest conditions, how and when will we conduct this, depending upon the study, the condition of the soil. 3 months, 4 months, 5 months, actually they will be cutting, but they will be coming directly further, and we have to cut down from the bottom so that we grow up. And that is what is there. And for every subject, I have got 100 points to discuss, but I will not discuss. Anybody can ask me anything, I am ready to reply with you. Try to reduce the travel cost. I am not ready because there are so many companies. बड़ा सब लोग फ्लाइट में प्रशासन सत्ता सब कुछ खुला रहा है लोगों के हाथों में हो इसका कहना है उसका तोड़ू गणपत ही दाखिल नहीं पड़ता मीटिंग खत्म होने के बाद अपने साथी शिवा के साथ गुलाबरा अपने खेतों की ओर चले गए थे और रात में 12 बजे के बाद वापस लौटे हैं। लेकिन आप मुझे वहाँ देखा था जब आप पुलिस चौकी गए तो इंस्पेक्टर गार्गिल ने गुलाब राव से फोन पर बातचीत भी की। मगर इंस्पेक्टर गार्गिल झूठ बोल रहे हैं। उनका कहना है मैं अपराध पुलिस चौकी गया ही नहीं, अपनी लिखित कंप्लेंट दूसरे मुझको दी है। आदमी इतना झूठ भी बोल सकता है। इस झूठी दुनिया में सबको झूठने वाला ही कौन है? अपने वकील ने पुलिस रिपोर्ट के बारे में बताया। शुक्रवार की सुबह को
a very good area, because this is the area I'm telling you that we have to watch the textile in the area of hospital and this safety and the defense. This is where that you will find lot of scope that you talk about these areas where that you have a lot of value. And but at the same time, this caution, we talk about lot of questions, interesting questions, कितनी बीट होगी, क्या हो गया, कितना सैंपल टेम्परेचर. लेकिन पहला एक काम करो जो हम सबसे करते हैं, जो हार्ट बीट भी मेरी बढ़ाता है, मुझे करता है, टबैको छोड़ दो, अल्कोहल छोड़ दो. Nobody chose. Nobody talks about these two issues, जो कि मतलब है लाइफ की थ्रेट के लिए है, और डॉक्टर बासु से Now, the second one. There is a high sugar sweetener having 81% sensitive and a sacrifice food takes in a section of processed fiber.
चुप्पियाँ तोड़ने की पहल कीजिए। और ये जो गूगल के ज़माने की जनरेशन है, इसके लिए एक विशेष शेर है कि हम कुछ भी खोजते हैं तो गूगल पे हम दिनों के आते हैं। अब कुछ लिखा उस पर हम लोग इमेज का आइकॉन क्लिक कर दिया। अब इस शेर को सुनिए गूगल के ज़माने से। कि चित्र खोजा तो गूगल ने उत्तर दिया, चित्र खोजा तो गूगल ने उत्तर दिया, आपके दिल में है तंग मत कीजिए, चुप्पियाँ तोड़ने की पहल कीजिए, प्रश्न बाकी बहुत कुछ तो हल कीजिए, चुप्पियाँ तोड़ने की पहल कीजिए। जब शब्द नृत्य करते मन में, जब शब्द नृत्य करते मन में, मैं लय की बीन बजाता हूँ, भावों के गहरे सागर में मैं डूब डूब उतराता हूँ। मेरी बिसात है ही कितनी, मेरी बिसात है ही कितनी, सब कृपा शारदा माँ की है। मेरी बिसात है ही कितनी, सब कृपा शारदा माँ की है। वो लिखवा देती पकड़ हाथ, मैं तो बस तुम्हें सुनाता। भावों के गहरे सागर में मैं डूब डूब उतराता हूँ। और बादलों से है कुछ ही कमतर। गजल इशारे से बात करती है, इसमें सीधी बात नहीं की जाती, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और फिर आपको आनंद तो पता है। बादलों से है कुछ ही कमतर, मगर कत्ल से जुदा नहीं है। मतलब साजिश पूरी की है, नाम सीधा नहीं आया। तू कातिलों से है कुछ ही कमतर, मगर कत्ल से जुदा नहीं है। तू कातिलों से है कुछ ही कमतर, मगर कत्ल से जुदा नहीं है। मैंने भी तुझको खुदा कहा है, मगर तू बिल्कुल खुदा नहीं है। मगर तू बिल्कुल खुदा नहीं है। न जिसमें कोई भी शर्त होती,
देश में ही बने मैन्युफैक्चरिंग मशीनें तभी कपड़ा होगा सस्ता। दरअसल ये बातें आईआईटी में द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर्स की नेशनल कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों ने कही है। दरअसल कानपुर में हमारा देश स्पिनिंग यानी कताई धागे में आगे होता जा रहा है। पूरे विश्व के 20% यानी हमारे देश में बनता है। अब हमें टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग मशीनें बनानी चाहिए, तभी ये मशीनें विदेश से मंगाई जाती हैं। ये मशीनें अपने देश में बनने लगे तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की कीमत कम होगी, इससे कपड़ा भी सस्ता हो जाएगा। ये बातें शनिवार को द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की ओर से टेक्सटाइल्स इंजीनियर के लिए आईआईटी में आयोजित नेशनल कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंस में आईआईटी दिल्ली के डॉक्टर SM इश्तियाक ने कही। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल क्षेत्र में शोध और विकास की बेहद ज़रूरत है। मुख्य अतिथि यूपीसीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयूर महेश्वरी ने प्रदेश में इनोवेटिव टेक्सटाइल इकाइयों की स्थापना का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश कामगार आयोग के सदस्य सुशील कुमार गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के कामगारों के हुनर का उपयोग प्रदेश के विकास के लिए करना चाहिए। पंजाब की एक मल्टीनेशनल कंपनी में अधिकारी डॉक्टर साक्षी अरोड़ा ने कहा कि हमारे देश में फाइबर नहीं बनता है, अगर वह हमारे देश में बनने लगे तो मेडिकल इम्प्लांट भी देश में बनेंगे, जिससे कि संस्था की पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। इस मौके पर प्रोफेसर मुकेश कुमार सिंह, विवेक अस्थाना, सदन राय, प्रोफेसर SP मिश्रा, डॉक्टर G नलन किल्ली और डॉक्टर J कुमार आदि लोग मौजूद रहे। Ignite yourself to answer. Think over it, and then you will get it. Because I can narrate a number of this research has happened incidents. Karadela. अगर उसने मैग्नेटिक ना दिया होता उससे में तो शायद so question is that how that it comes to the mind. ये कैसे? तुम लोगों ने बहुत स्टडी पढ़ी हो, आपने देखा होगा, बहुत पढ़ाया होगा कि आपका बटन स्विंग सिस्टम है, वुलन स्विंग सिस्टम है, जूट स्विंग सिस्टम है, सिल्क स्विंग सिस्टम है, वर्सेल स्विंग सिस्टम है। सिंथेटिक फाइबर वाले कहते हैं कि साहब 60% फाइबर तो अब तो सिंथेटिक यूज हो रहा है। तो आज तक हम लोग सिंथेटिक स्विंग सिस्टम को we have any 60% of total consumption of fiber is synthetic fiber. लेकिन आज तक हमारे पास स्पिनिंग सिस्टम सिंथेटिक फाइबर से भी नहीं है। हमने कहा क्या किया, हमने कहा इट इज लाइक कॉटन, तो कॉटन स्पिनिंग सिस्टम में सिंथेटिक कराया। सिंथेटिक फाइबर आप एनी लेंथ ले लीजिए, यू कैन मेक एनी डेनियर, डायमीटर कांस्टेंट नहीं है, और वेरी गुड, लॉन्ग ले सकता हूँ, फाइन भी ले सकता हूँ। The moment that I want to use longer fiber and finer fiber, where I cannot open it. The moment it is a longer fiber, it is a finer fiber, I cannot open it. There is something wrong with my opening system. So it is the right time that we should think how a good opening system should be thought of, where that I can open longer and finer fiber. Correct? And the critical investors are waiting. एक चुनाव उठ के गवर्नर आ गया, अभी भी चले, ओपन चले। Think over it. Why not? Why think of a different system? You say have longer and finer fiber को भी open कर सके, जो आज नहीं कर पा। और जैसे हमने कहा कि it is like a cotton system, it is common. और compromise में always not get best out of it. Always there is a compromise. So this is the one issue that you have to keep in mind. One that you are studying, raise question, raise this point why. हम बात कर रहे हैं कि take a typical case. Rather than still that what we are talking about opening system. मैं important चीजें बात करूंगा. Are we able to open the fiber properly? अभी भी हमारे जो है रूम से जो फाइबर ओपन हो रहा है, टफ साइज नॉट से
सॉफ्टर है, कोई लाइटर है, कोई बिगर है, कोई स्मॉलर है, यूनिफॉर्म सब साइज की। क्योंकि हमने सबने पढ़ाया होगा कि साहब कार्डिंग इज द हार्ट ऑफ, पढ़ाया भाई, हार्ट के लिए अगर हमारा ब्लड की विस्कोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो हार्ट कैसे काम करेगा? तो अगर कार्डिंग को ब्लोरूम के टफ भेज रहे हो जिनका साइज जो है यूनिफॉर्म नहीं है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई वो है, तो कार्ड काम कैसे काम करेगा? You are not getting the advantage of card. You have to think of how I can take care of this issue. Okay, problem is there, नहीं कर सकता. Then what is the solution? How we can take care of it? That is now easy. टफ साइज डिफरेंट है. अब इसको मुझे ट्रीट करना है. अब हम कर क्या रहे हैं अभी? नोइंगली कि टफ साइज यूनिफॉर्म नहीं है, डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन हम उसको सेम ट्रीटमेंट दे रहे हैं मैकेनिकल. जो ओपन टफ है उसको भी वही मैकेनिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और जो टाइटर टफ है उसको भी मैकेनिकल ट्रीटमेंट वही दे रहा है. तो क्या हो रहा है कि जो ओपन है उसको तो ओवर ट्रीटमेंट हो रहा है, और जो मोर टाइटर है उसको मैं अंडर ट्रीट कर रहा हूं. तो आई एम नॉट एबल टू सेटिस्फाई बोथ ऑफ. After taking card to the heart of once you are feeding this material of different tough size, just एक एग्जाम्पल दूंगा आपको, उससे आप थोड़ा सा मिलेगा. जब फ्लूइड फीड सिस्टम आया, मैं डट से फाइबर को फीड कर रहा हूं, उसमें हम सबको पता है कि जो आपका हैवियर टफ है वो फर्स्ट कार्ड पे ग्राउंड मिलता है, और जो लाइटर टफ है वो एंड ऑफ द कार्ड पे जाके गिरता है. क्यों भाई? टफ का वेट है. तो व्हाई नॉट दिस कंसेप्ट आई कैन गोइंग टू आई हैव अ टफ ऑफ डिफरेंट साइज, ग्रिपी फाल से गिराऊंगा, यहां पे एक कंडेंसर लगा दूंगा, लाइटर टफ को जो है मैं रख करूंगा, हैवियर टफ नीचे चले जाएंगे, इसको बाईपास कर दूंगा क्योंकि वो ओपन वॉलेट है. जो हमारे ओपनिंग पॉइंट्स है 4, 5 जो भी यूज कर रहे हैं, आप उसको बाईपास कर दो. तो लाइटर टफ को आपने क्या किया? लेफ्ट ट्रीटमेंट दिया, और जो कॉम्पैक्ट टफ था, टाइटर टफ था, उसको जो है आपने क्या किया? मोर मैकेनिकल ट्रीटमेंट. बट वी आर नॉट थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन. A simple thing, come to this card. अब जब मैं ओपनिंग की बात करता हूं, फिर एक अंदर चैलेंज है. आज है इतने लोग इंडस्ट्री में होंगे, कभी किसी ने आज तक फाइबर ओपननेस मेजर किया? टेल मी एनी इंडस्ट्री. हम अपने को टेक्नोलॉजी कहते हैं कि हम कह रहे हैं फाइबर ओपननेस इज इंपॉर्टेंट इशू, लेकिन आज तक कभी हमने आज कोई भी इंडस्ट्री फाइबर ओपननेस मेजर कर रही है? शरीर में होगा बदलाव तो अलर्ट करेगी स्मार्ट शर्ट. दरअसल ये बातें रविवार को IIT कानपुर के टेक्सटाइल इंजीनियर्स के 34वें राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन के दौरान कही गई हैं. दरअसल कानपुर में तकनीकी से हर सेक्टर के साथ वस्त्र विभाग भी हाईटेक हो रहा है. अब ऐसी शर्ट तैयार की जा रही है जो इंसान के शरीर में हो रहे परिवर्तन पर उसको अलर्ट करेगी. अधिक जिम करने पर भी अलर्ट करेगी. शर्ट के माध्यम से डॉक्टरों से संपर्क भी साधा जा सकता है. यह बात नेट्रा कंपनी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अरिदम बसु ने IIT में रविवार को टेक्सटाइल इंजीनियर्स के 34वें राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन के दौरान कही है. डॉक्टर अरिदम ने शर्ट भी प्रस्तुत की. सम्मेलन में वैज्ञानिक व शोधार्थियों ने नई तकनीक के साथ 54 शोध प्रस्तुत किए हैं. प्रोफेसर सदन चंद्र रे, डॉक्टर अरिदम बसु, डॉक्टर जी नलन किल्ली, प्रोफेसर प्रशांत विश्नोई, अरुणम चौधरी, SP मिश्रा, प्रोफेसर मुकेश कुमार सिंह, गोपाल दीक्षित समेत कई वैज्ञानिकों ने टेक्सटाइल की नई तकनीक के बारे में जानकारी दी. अंत में डॉक्टर अरिदम बसु को प्रख्यात अभियंता पुरस्कार दिया गया है. इस मौके पर प्रोफेसर महेंद्र उत्तम, SS दास, डॉक्टर
अरुण कुमार सिंह, NS यादव, नागेंद्र बहादुर सिंह, राकेश कुमार श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। from textile technologies, electronic and software. So basically, this combination only can do this. And presently, you know that most of the work what we do, it's not solely done by computer. Textile science person only. So there is lot of coordination, lot of cooperation is required between different. Here, we have the mic. Okay, this is it. Hello. Hello. See, these are the areas basically wearable device look into. You can see that position, power source, weight, size, washability, development, all these areas I will discuss one by one. Generally, what I was discussing that health textiles, generally this is the function. What happens? There should be some sensors which will sense the body temperature, body what you call heartbeat, and then many other things, sweating and all these things. It will measure from there. It will send the message to sensor will then sense this data processing because it has to process, and then it goes to interconnection and powering actuator, and from there it goes to communication. Because smart textiles means what we will that it is not only sensing, it should work. Because earlier you may see that first when smart textiles came, most of the smart textiles were having some switch here, you play MP3 and all this kind of thing. Actually, they have gone out of market because this is some sort of fancy type of things are there. Now, most of the things, maximum market and maximum value is this area. That is health monitoring and other things. You have seen many news, even few days also you see that some dancer died on the stage when she was dancing. Some comedian when doing gymnasium, gym, then he fell down with the heart failure. But what happens? They don't understand that they have crossed a limit. That when they are doing this, because some people are in health purpose as well as sports. What happened when their adrenaline is flowing? They wanted to do something which beyond their capacity. So there should be some sensible things that tell that yes, this is the limit, stop here. It is not happening. You can see lot of death. I've seen just very young people are dying, 40, 35, 25 in sports ground because everybody is trying to give his best because of competitiveness, but they are not caring about what their feelings, their body is able to take. That's the main reason I am taking sports also, because sports also is being utilized nowadays. Now, what are the, from where it sense? These are the stimuli. From where it actually takes the sense. For example, noise, alkali, acidic pH, white pH, because some of the sensors sense the sweat. From sweat quality, they can tell that what are the problems. And many of the medical uses are based on this now, because body fluid is bringing something out. From there, they assess, and then they can tell that this is the risk of this disease is coming. This is getting used. Based on that, measures pulse wave measurement, voice detection, motion monitoring, how much movement is going on. Physiological is, as I told just now, how they will monitor the sweat, and based on that they will tell what is the result. And glucose monitoring. Temperature sensors, of course, body temperature has to be measured. And multifunctional means different kind of measurement taken. Now, basically sensors we use what is called optical sensor. You can see where it goes to that electro-optical sensor measures how much absorbance is there, how much reflectance, and how much luminescence is coming. Based on that, they can decide what's the problem and why the area is there. Second one is more important for our case here, biological sensor mechanism. In biological measurements, they
all these things they test, tissues, antibodies, mechanical, optical, you can see here. And then most important is because sensor is sensing, but what you are going to do with that information, that is more important, because that is called smartness, that is the smart textiles. After sensing, what you are going to do? Just you cannot read that maybe source, because these are the different type of sensors already available. The different publications have already done this on the sensors itself. So basic purpose of sensor is sensing. Now, basically, if you see most of the sensors earlier used to be hard, that plastic type sensors, which they find less difficult. So now, lot of efforts are being made to develop textile sensors, textile based sensors. So this is one of the methods like that, where these electrodes either printed on the fabric and then it is covered, so that you are starting to screen printing and then you are starting flocking. Then based on that, you will design mold this in on the fabric itself, and then dry, and then it used as a sensor. So what happened earlier? The problem was because of the hardness of this problem. They are always keeping it was difficult. Another method, because what happens is if the conductive layer rubs too many times in fabric, if you do तो कानपुर के आईआईटी में टेक्सटाइल इंजीनियर्स के 34वें राष्ट्रीय सम्मेलन में इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल विषय पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया कानपुर तथा टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूपी सीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आईएएस इंजीनियर मयूर महेश्वरी ने उत्तर प्रदेश राज्य में इनोवेटिव टेक्सटाइल बनाने की इकाइयों की स्थापना की आह्वान करते हुए राज्य उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों की सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। उन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र में उद्योग स्थापित पर विशेष बल देते हुए टेक्सटाइल इंजीनियर्स और उद्यमियों को टैक्स रियायत, लोन सुविधा आदि पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि इंजीनियर सुशील कुमार गुप्ता, सदस्य उत्तर प्रदेश कामगार आयोग के सदस्य एवं इंडिया फर्स्ट नर्से के प्रबंधक निदेशक सुशील कुमार गुप्ता ने प्रदेश में टेक्सटाइल हेतु कामगारों पर बल देते हुए उद्यमियों का आह्वान किया है कि प्रदेश के कामगारों को अपने हुनर का इस्तेमाल प्रदेश के विकास में करना चाहिए और प्रदेश के उद्यमियों की प्रतिभा और कौशल का सम्मान करना चाहिए। चेयरमैन इंजीनियर विवेक अस्थाना ने सभी अतिथियों, विशेषज्ञों, शोधियों और इनका सभी का स्वागत किया है और उनसे भविष्य में सहभागिता का आह्वान किया है। टेक्सटाइल बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर सदन राय ने टेक्सटाइल के क्षेत्र में गतिविधि पर जोर देते हुए इसे भविष्य की संभावनाओं का क्षेत्र बताया है। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि भारत सरकार के लक्ष्य एवं देश के आवश्यक की पूर्ति हेतु तत्काल टेक्सटाइल के वैज्ञानिकों एवं उद्यमियों के साथ साथ कार्य करना चाहिए। रेक्सटोन इंडस्ट्रीज बड़ौदा के चेयरमैन श्री हरीश गोस्वामी को प्रख्यात अभियंता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर एसएम इश्तियाक को प्रख्यात अभियंता के सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर वीके चक्रवर्ती स्मृति व्याख्यान में आईआईटी दिल्ली के और देश के शीर्षस्थ वैज्ञानिकों में से एक प्रोफेसर अभिजीत मजूमदार ने देश में ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट का प्रदर्शन किया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से 1 किलोग्राम कम है। उन्होंने बताया कि बुलेट प्रूफ जैकेट को महिलाओं को पहनने योग्य भी बनाया जा रहा है। प्रोफेसर मजूमदार ने हाई परफॉर्मेंस फाइबर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। प्रोफेसर एसपी मिश्रा ने सीसल फाइबर उपयोगी वस्त्र बनाने की तकनीक पर बल दिया है। धन्यवाद ज्ञापन में इंजीनियर रमाकांत यादव, मानद सचिव द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया कानपुर लोकल सेंटर ने दिया। इस अवसर पर डॉक्टर जी नलनकिल्ली, डॉक्टर प्रशांत विश्नोई, प्रोफेसर महेंद्र उत्तम, इंजीनियर एसएस दास, प्रोफेसर प्रमोद कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह गंगवार, इंजीनियर एनएस यादव, इंजीनियर जे राजकुमार, इंजीनियर बलराम नरुला, इंजीनियर नागेंद्र बहादुर सिंह, इंजीनियर राकेश कुमार श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे।
ये हमारा एक नेशनल लेवल का टेक्सटाइल का एक प्रोग्राम है जिसमें इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल के ऊपर बहुत लोगों को लेक्चर देना है। इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल का ये मतलब होता है कि जो कन्वेंशनल टेक्सटाइल है उसको और क्रिएटिविटी बढ़ा के उसकी और एप्लीकेबिलिटी बढ़ाई जाए ताकि वो मार्केट में और अच्छा उपयोगी साबित हो सके। जैसे अभी कोविड पीरियड में हमारा जो था हेल्थ के ऊपर काफ़ी फोकस हुआ, तो ऐसे सिस्टम या ऐसे फैब्रिक डिज़ाइन करें जिसमें कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी हो जो कि बैक्टीरिया को किल करने में सहयोग हो। तो जैसे कोई सिल्वर नैनो पार्टिकल का इम्प्रेग्नेशन होता है, कॉपर नैनो पार्टिकल का इम्प्रेग्नेशन होता है ताकि वो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो वायरस होते हैं उसको किल कर सके। तो इस तरह इनोवेटिव आइडियाज़ को ले करके जो हम फैब्रिक डेवलप करते हैं वो ज़्यादा उपयोगी है। इसी तरह से जैसे अभी हम लोग ग्लेशियर रीजन में हेवी टेक्सटाइल मटेरियल यूज़ करते हैं ताकि थर्मल कंफर्ट प्रॉपर्टी मिल सके, लेकिन इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल के मिलने से लाइटर वेट होगा और ज़्यादा थर्मल इंसुलेशन होगा, वो ज़्यादा उपयोगी होगा ये। तो इस तरह से इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल का यूज़ करके जो करंट सिनारियो वाला स्टेटस है प्रोडक्ट का उसको और कैपेबल बनाए और यूज़फुल बनाए। ये इस प्रोग्राम का मेन मकसद है। थैंक यू। चर्चा की जानी है उसमें डिफेंस टेक्सटाइल है जो हमारे सैनिकों के लिए आवश्यक वस्त्र हैं या जो उनकी रक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रूप्स गियर्स हैं उस पर प्रमुख रूप से हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, जो हमारे सशस्त्र सैनिक बल हैं, उनको अधिक से अधिक सुविधाजनक कपड़े मुहैया कराए जा सकें जो उनके लिए सुरक्षित भी। कितने दिन चलता है ये कार्यक्रम चलेगा? ये 2 दिन का कार्यक्रम है, आज और कल शाम को समाप्त होगा। सर, आज की युवा जनरेशन के लिए टेक्सटाइल के विषय पे क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे जिससे वो इस लाइन में जागरूक हों? हमारे युवाओं को टेक्सटाइल के फील्ड को निश्चित रूप से पकड़ना चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे अधिक संभावनाएं हैं और ये कृषि के बाद दूसरा ऐसा क्षेत्र है जो सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है और युवाओं को इस क्षेत्र में आकर असीमित संभावनाएं हैं। वो अपना भविष्य बना सकते हैं, देश के निर्माण में अपना सहयोग कर सकते हैं और भविष्य की जो आने वाली जनरेशन हैं उनके लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने टेक्सटाइल के क्षेत्र में इतना उल्लेखनीय काम करके देश की सेवा की। ओके सर, आज के कार्यक्रम के विषय में जानकारी दीजिए। ये जो है हमारे प्रदेश में ये टेक्सटाइल इंजीनियर का कन्वेंशन ये पहली बार हो रहा है। हम लोगों ने कानपुर लोकल सेंटर ने, हमारे यूपी में 6-7 सेंटर हैं और प्रदेश का जो है लखनऊ में हमारा मुख्य सेंटर है प्रदेश का और ये कानपुर लोकल सेंटर है। तो पहली बार प्रदेश को ये मिला है कानपुर लोकल सेंटर को कि 34वां जो है टेक्सटाइल इंजीनियर का कन्वेंशन यहाँ पर कराया जाए। ये पहली बार हो रहा है क्योंकि जैसा हमारे मुख्य अतिथि जी ने भी बोला था कि ये जो है स्टॉप मैनचेस्टर कहा जाता था कानपुर को, ये कपड़ा उद्योग का बहुत बड़ा क्षेत्र था, लेकिन धीमे धीमे यहाँ के जो है सारे मिलें धीमे धीमे बंद हो गई। तो इसमें हम लोगों का एक प्रयास है कि फिर से लोग उद्योग के लोग यहाँ पर बहुत, क्योंकि इस कन्वेंशन में आपके साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया और सदर्न जो है महाराष्ट्र, सारे जगहों से आए हुए हैं। तो एक अवसर है हम लोगों के लिए, लोग यहाँ पर आकर के देखें। अभी ऐसा है कि कानपुर टेक्सटाइल के क्षेत्र में समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी यहाँ पर होजरी का इसका बहुत बड़ा कारोबार है। सर, मेन फोकस किसको लिया गया है? मेन क्या है कि जैसे अभी हमारा जो है रक्षा मंत्रालय का एक डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है जो कि ये कानपुर के पास ही खोजल है। तो हमारा जो थीम है इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल, इसमें क्या है डिफेंस के लिए जैसे बुलेट प्रूफ हो गया, आर्मर फैब्रिक, जैसा कि अभी हमारे अभिजीत मजुमदार जी ने इस पर लेक्चर भी दिया, बहुत अच्छा लेक्चर उन्होंने दिया है। तो और इसके बाद टेक्सटाइल की संभावना केवल कपड़े पहनने के लिए ही नहीं है, हमारा जो है मेडिकल के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में और जो भी डैम, कैनाल, रेलवे, रोडवे, एक्सप्रेसवे, सब में जो है टेक्सटाइल का उपयोग, यानी टेक्सटाइल का जो है स्कोप बहुत बड़ा है। तो इसलिए हम लोगों का जो थीम था इस कन्वेंशन का इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल, और यदि इसके
इसको बनाने के लिए उद्योग, इन मटेरियल बनाने के लिए उद्योग हमारे यहाँ लगे तो इसका है कि बहुत बड़ा हमें एक क्षेत्र मिल जाएगा एक्सपोर्ट करने का, निर्यात करने का, और जिससे भारत को खबर कानपुर से है, जहां पर 10 व 11 सितंबर को द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर कानपुर लोकल सेंटर के तत्वाधान में टेक्सटाइल इंजीनियर्स का राष्ट्रीय सम्मेलन आउटरीच प्रेक्षागार आईआईटी कानपुर में शुरुआत हो गया है। जैसा कि विदित है कि भारत का कपड़ा उद्योग का निर्यात के क्षेत्र में अत्यधिक योगदान रहता है। इस अवसर पर इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल्स विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार किया जा रहा है। बताते चलें कि भारत रक्षा, चिकित्सा, कृषि, पैकेजिंग, सिविल कंस्ट्रक्शन आदि क्षेत्रों के लिए कपड़ा विकसित करने की ओर बढ़ रहा है। कपड़ा उद्योग सबसे तेजी से बढ़ते हुए क्षेत्र में से एक है और सबसे बड़ा उद्योग बनने की भी उम्मीद है। सार्थक और तालमेल को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को शैक्षणिक संस्थानों की अधिक सक्रिय भागीदारी के लिए टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनुसंधान विकास कर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए यह राष्ट्रीय सम्मेलन एक उपयुक्त मंच प्रदान करता है। देखिए, ये हमारा एक नेशनल लेवल का टेक्सटाइल का एक प्रोग्राम है जिसमें कि इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल के ऊपर बहुत लोगों को लेक्चर देना है। इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल का ये मतलब होता है कि जो कन्वेंशनल टेक्सटाइल है उसको और क्रिएटिविटी बढ़ा के उसकी और एप्लीकेबिलिटी बढ़ाई जाए ताकि वो मार्केट में और अच्छा उपयोगी साबित हो सके। जैसे अभी कोविड पीरियड में हमारा जो था हेल्थ के ऊपर काफ़ी फोकस हुआ, तो ऐसे सिस्टम या ऐसे फैब्रिक डिज़ाइन करें जिसमें कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी हो, जो कि बैक्टीरिया को किल करने में सहयोग हो। तो जैसे कोई सिल्वर नैनो पार्टिकल का इम्प्रेग्नेशन होता है, कॉपर नैनो पार्टिकल का इम्प्रेग्नेशन होता है, ताकि वो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उसको किल कर सके। तो इस तरह इनोवेटिव आइडियाज़ को ले करके जो हम फैब्रिक डेवलप करते हैं वो ज़्यादा उपयोगी होंगे। ठीक है, इसी तरह से जैसे अभी हम लोग ग्लेशियर रीजन में हैवी टेक्सटाइल मटेरियल यूज़ करते हैं ताकि थर्मल कंफर्ट प्रॉपर्टी मिल सके, लेकिन इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल के मिलने से लाइटर वेट होगा और ज़्यादा थर्मल इंसुलेशन होगा, वो ज़्यादा उपयोगी होगा ये। तो इस तरह से इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल का यूज़ करके जो करंट सिनारियो वाला स्टेटस है प्रोडक्ट का, उसको और कैपेबल बनाए और यूज़फुल बनाए। ये इस प्रोग्राम का मेन मकसद है। ओके, थैंक यू। इसके कार्यक्रम के विषय में जानकारी। ये जो है हमारे प्रदेश में यह टेक्सटाइल इंजीनियर का कन्वेंशन ये पहली बार हो रहा है। हम लोगों ने कानपुर लोकल सेंटर ने, हमारे यूपी में 6-7 सेंटर हैं और प्रदेश का जो है लखनऊ में हमारा मुख्य सेंटर है प्रदेश का, और यह कानपुर लोकल सेंटर है। तो पहली बार प्रदेश को यह मिला है कानपुर लोकल सेंटर को कि 34वां जो है टेक्सटाइल इंजीनियर का कन्वेंशन यहाँ पर कराया जाए। तो पहली बार हो रहा है, क्योंकि जैसा हमारे मुख्य अतिथि जी ने भी बोला था कि ये जो है ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर कहा जाता था कानपुर को। ये कपड़ा उद्योग का बहुत बड़ा क्षेत्र था, लेकिन धीमे धीमे यहाँ के जो है सारे मिलें धीमे धीमे बंद हो गई। तो इसमें हम लोगों का एक प्रयास है कि फिर से लोग, उद्योग के लोग यहाँ पर बहुत, क्योंकि इस कन्वेंशन में आपके साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया और सदर्न जो है महाराष्ट्र, सारे जगहों से आए हुए हैं। तो एक अवसर है हम लोगों के लिए, लोग यहाँ पर आकर के देखें। अभी ऐसा है कि कानपुर टेक्सटाइल के क्षेत्र में समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी यहाँ पर होजरी का इसका बहुत बड़ा कारोबार है। मेन क्या है कि जैसे अभी हमारा जो है रक्षा मंत्रालय का एक डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जो कि ये कानपुर के पास ही प्रपोजल है। तो हमारा जो थीम है इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल्स, इसमें क्या है डिफेंस के लिए जैसे बुलेट प्रूफ हो गया, आर्मर फैब्रिक, जैसा कि अभी हमारे अभिजीत मजूमदार जी ने उस पर लेक्चर भी दिया, बहुत अच्छा लेक्चर उन्होंने दिया है। तो और उसके बाद टेक्सटाइल की संभावना केवल कपड़े पहनने के लिए ही नहीं है, हमारा जो है मेडिकल के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, और जो भी डैम, कैनाल, रेलवे, रोडवे, एक्सप्रेसवे, सब में जो है टेक्सटाइल का उपयोग, यानी टेक्सटाइल का जो है स्कोप बहुत बड़ा है। तो इसलिए हम लोगों का जो थीम था इस कन्वेंशन का इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल, और यदि इसको बनाने के लिए उद्योग, इन मटेरियल को बनाने के लिए उद्योग हमारे यहाँ लगे, तो इसका है कि बहुत बड़ा हमें एक क्षेत्र मिल जाएगा एक्सपोर्ट करने का, निर्यात करने का, और जिससे भारत को
बहुत ज़्यादा इसमें जो है हमारी मुद्रा मिलेगी, विदेशी मुद्रा, फॉरेन रेवेन्यू जनरेट होगा। सर आगे आने वाली युवा जनरेशन के लिए टेक्सटाइल सेक्टर में क्यों जाएं, कुछ बताना चाहेंगे? जैसा कि हमने बताया कि ये जो हमारा इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल लिया गया है, इसका प्रोडक्शन के लिए एक छोटे छोटे लोग इंडस्ट्रियाँ लगाए। पहले कानपुर में इंडस्ट्री थी कि छोटे छोटे बुलेट प्रूफ भी बनना शुरू हो गया था, लेकिन बीच में वो इंडस्ट्री बंद हो गई। तो हमारी युवा जो है एक वैल्यू एडेड आइटम बनाए। ये जो इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल है, ये वैल्यू एडम है। आप कपड़ा बनाएंगे तो उतना प्रॉफिट आप गेन नहीं करेंगे। तो युवा जनरेशन को इस हमारे कन्वेंशन से सीखना चाहिए कि इन क्षेत्रों में हम आगे जाएं तो बहुत सारी निर्यात की संभावनाएं हैं, फॉरेन करेंसी रेवेन्यू जनरेट करने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। और जब तक आप वैल्यू एडम आइटम प्रोडक्ट नहीं करेंगे तब तक मार्केट में आप कहीं टिक नहीं पाएंगे। आज टेक्सटाइल इंजीनियर्स का 34वां राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसमें पूरे देश के सभी वरिष्ठ टेक्सटाइल वैज्ञानिक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो विभिन्न विषयों पर जो देश के सामने टेक्सटाइल के क्षेत्र की चुनौतियां हैं उस पर वो विचार विमर्श करके और देश को हम लोग इस क्षेत्र में कैसे आत्मनिर्भर बनाएं, इस पर ये सभी लोग परिचर्चा करेंगे। सर क्या क्या अहम फैसले या कुछ उसमें क्या क्या किया गया? जिन विषयों पर को मुख्य रूप से इसमें चर्चा की जानी है, उसमें डिफेंस टेक्सटाइल है, जो हमारे सैनिकों के लिए आवश्यक वस्त्र हैं या जो उनकी रक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रूप्स गियर्स हैं, उस पर प्रमुख रूप से हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, जो हमारे सशस्त्र सैनिक बल हैं, उनको अधिक से अधिक सुविधाजनक कपड़े मुहैया कराए जा सकें जो उनके लिए सुरक्षित भी हों। ये 2 दिन का कार्यक्रम है, आज और कल शाम को समाप्त होगा। सर आज की युवा जनरेशन के लिए टेक्सटाइल के विषय पे क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे जिससे वो इस लाइन में? हमारे युवाओं को टेक्सटाइल के फील्ड को निश्चित रूप से पकड़ना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे अधिक संभावनाएं हैं और ये कृषि के बाद दूसरा ऐसा क्षेत्र है जो सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है और युवाओं को इस क्षेत्र में आकर असीमित संभावनाएं हैं। वो अपना भविष्य बना सकते हैं, देश के निर्माण में अपना सहयोग कर सकते हैं और भविष्य की जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि उन्होंने टेक्सटाइल के क्षेत्र में इतना उल्लेखनीय काम करके देश की सेवा की। आप क्या ये जानते हैं कि आपके हार्ट का जो वॉल्व रिप्लेसमेंट होता है वो वॉल्व कपड़े का बनाया जाता है, उसके साथ ही साथ बुलेट प्रूफ जैकेट भी कपड़े की ही बनती है और बड़े बड़े एक्सप्रेस वे में भी 300 GSM तक का मोटा कपड़ा बिछाया जाता है, जिससे कि मिट्टी के ऊपर जिससे मिट्टी का कटान न हो सके। बहुत कम लोगों को पता है, मतलब हार्ट के वॉल बनाने में भी कपड़े का उपयोग होता है, जिसको पॉलिस्टर, काफ़ी फाइन क्वालिटी का पॉलिस्टर कपड़ा होता है। उसी के साथ ही साथ काफ़ी मोटा कपड़ा, मतलब जो अमूमन जो जीन्स लोग पहनते हैं वो तकरीबन 10 से 12 GSM की होती है और 300 GSM तक का मोटा कपड़ा पूरे हाईवे में बिछाया जाता है मट्टी के ऊपर, जिससे कि मट्टी की कटान को रोका जा सके। उसके साथ ही साथ बुलेट प्रूफ जैकेट भी कपड़े से ही बनाई जाती है। मेरा यह बताने का तात्पर्य यह है कि जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है इसका एरिया बहुत वाइड है और 34वां राष्ट्रीय सम्मेलन कानपुर IIT में संपन्न हुआ और ये कानपुर द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स को पहली बार मौका मिला और अगर यूं कहा जाए कि पूरे नॉर्थ इंडिया को पहली बार मौका मिला वस्त्र विभाग का राष्ट्रीय सम्मेलन करवाने का, और ये अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात थी कि द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स को ये मौका मिला। यहाँ पे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के काफ़ी कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें तमाम हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स आए और इंजीनियरिंग कर रहे स्टूडेंट्स भी आए। उन्होंने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। निश्चित रूप से इस तरह की मीट होने से एक्सपोजर होता है और लोगों को नॉलेज मिलती है कि किस फील्ड में काम किया जाए। तकरीबन 55 शोध पत्र यहाँ पे पेश किए गए और उस पर भी चर्चा हुई और उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो जिस्ट निकल के आया वो ये आया कि टेक्निकल टेक्सटाइल जो है, टेक्निकल टेक्सटाइल की ग्रोथ पूरे इंडिया में 15 से 18% पर एनम है। तो यहाँ के प्रोफेसर्स ने जो एक दूसरे को शेयर किया कि आने वाले बच्चों को, इंजीनियर्स को टेक्निकल टेक्सटाइल पे देना है जोर, जिससे कि आत्मनिर्भरता
बढ़ सकेगी, भारत की निश्चित रूप से वैश्विक आत्मनिर्भरता बढ़ पाएगी। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हार्ट के वॉल्व की बात करें तो वो भी टेक्सटाइल इंजीनियर्स के द्वारा बनाया जाता है, और अगर इसके साथ ही साथ बुलेट प्रूफ जैकेट की बात करें तो उसमें भी यही विभाग काम आता है। और एक्सप्रेस वे जिसमें हम लोग अपनी गाड़ियां फर्राटे से दौड़ाते हैं उसमें भी टेक्सटाइल का उपयोग होता है, काफ़ी मोटा कपड़ा नीचे बिछाया जाता है। आइए बात करते हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के पदाधिकारियों से कि आखिर क्या कुछ खास वो कहना चाहते हैं। महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। इस वक्त हम लोग खड़े हैं आईआईटी कानपुर में, और यहाँ पे आप जैसा कि बोर्ड के माध्यम से देख रहे हैं कि 34वीं नेशनल कन्वेंशन हो रही है टेक्सटाइल इंजीनियर्स की, और नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल्स की। इसमें देखिए है क्या कि ये 34वीं नेशनल कन्वेंशन है, लेकिन पहली बार कानपुर को चांस मिला है, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स टेक्सटाइल इंजीनियर्स से मिल करके इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसका जो मेन होस्ट कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के पदाधिकारी कर रहे हैं, और यहाँ पे तकरीबन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के तकरीबन 20 कॉलेज से प्रोफेसर्स और बच्चे आए हुए हैं, और लोगों ने अपने थॉट्स यहाँ पे 2 दिन के प्रोग्राम में शेयर किए, जिसमें सबसे ज़्यादा जोर यहाँ पे दिया गया आपको टेक्निकल टेक्सटाइल पे जोर दिया गया, क्योंकि टेक्निकल टेक्सटाइल की जो ग्रोथ है वो 15 से 20% पर एनम है। और टेक्निकल टेक्सटाइल की आपको बात बताएं कि जो नॉन टेक्निकल टेक्सटाइल है वो जैसे हम लोग क्लोथ पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, वो नॉन टेक्निकल टेक्सटाइल में आता है। और टेक्निकल टेक्सटाइल की अगर बात करें तो गाड़ी के सीट कवर है या मास्क है, ये इस टाइप की चीज़ें टेक्निकल टेक्सटाइल में आती है। काफ़ी टेक्निकल बातें हैं जिससे आम जनमानस को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन निश्चित रूप से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, क्योंकि इस प्रोग्राम में बच्चों को बताया गया कि वो किस तरफ कंसंट्रेट करें जहाँ पे उनको ग्रोथ मिलेगी, और मार्केट पूरा वर्ल्ड का जो टेक्सटाइल मार्केट है वो किस तरफ ग्रोथ दे रहा है। ये मुख्य बात है। आइए बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के पदाधिकारियों से कि उनका क्या कहना है कि इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में 34वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका पहली बार चांस कानपुर को मिला है, उन लोगों ने क्या मेन इसमें पॉइंट्स रखे हैं जिसपे ज़्यादा ये लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के पदाधिकारियों से। नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या है सर? प्रोफेसर मुकेश कुमार सिंह। मुकेश कुमार जी, ये प्रोग्राम आपका 2 दिन का यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया है आप लोगों ने, तो इसमें 20 कॉलेज के, जैसा आपने बताया 20 कॉलेज तकरीबन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसके सैकड़ों बच्चे आए हैं। तो यहाँ पे मुख्य उद्देश्य आपका क्या है, मतलब क्या आप लोग थॉट्स शेयर कर रहे हैं, कैसे बच्चों को किस दिशा में आप लोग गाइड कर रहे हैं? और इसमें 20 कॉलेजेस के हैं, और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, और इंडस्ट्रीज से हैं। तीनों ही तरह के यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे देश के सामने टेक्सटाइल फील्ड में जो चुनौतियाँ हैं, अभी भी हम टेक्सटाइल में जितना बना रहे हैं उससे ज़्यादा हम बाहर से आयात करते हैं। तो हमारा जो बाहर के देशों पर निर्भरता है उसको हम लोग कैसे कम करें, वो उन बिंदुओं को यहाँ पर मुख्य रूप से चर्चा में लाया गया है। और मेक इन इंडिया का जो हमारा मिशन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उसको सुदृढ़ करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए। रेशम से भी रिलेटेड कुछ रेशम से रिलेटेड बात है, लेकिन उतनी नहीं है, क्योंकि रेशम हमारा नेचुरल फाइबर है। हमारा मेन जो जोर है वो टेक्निकल टेक्सटाइल पर है। टेक्निकल टेक्सटाइल। तो आप लोगों ने यहाँ जो बच्चे आए हैं अलग अलग कॉलेज से, उनको क्या आपने यहाँ पे आके क्या स्पेशल उन लोगों ने सीखा? बेसिकली यहाँ पे हर जो भी प्रेजेंट करने आया है वो दूसरे किसी से कुछ ना कुछ सीख रहा है। वो अपना उसने जो सीखा है वो बता रहा है, और दूसरे ने जो सीखा है वो उससे वो सीख रहा है। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लर्निंग है। हम अपनी चीज़ बताते हैं और दूसरे की सुनते हैं, उससे सीखते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 34वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसको द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स करा रहा है, उसमें इनका ये कहना है कि यहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे पूरे देश भर से आए हुए हैं, और सब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अलग अलग प्रोफेसर्स ने शेयर किया, बच्चों ने बताया। तो निश्चित रूप से इससे एक्सपोजर होता है, और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करने वालों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इससे निश्चित रूप से टेक्सटाइल में जो कमी आ रही, बाहर से जो इंपोर्ट करना पड़ रहा है, वो अगर इनको फॉलो करेंगे, जो यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, ये बच्चे तो आने वाले समय में एक्सपोर्ट हम कर पाएंगे, इंपोर्ट करने के बजाय। मैं कैप्टन तपन दीक्षित, इंडिया नेक्स्ट के लिए, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। आईआईटी में वस्त्र इंजीनियरों का 34वां राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ।
इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार की हुई शुरुआत। आपको बता दें कि कानपुर आईटी में वस्त्र इंजीनियरों का 34वां राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया, जिसमें 2 दिवसीय इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल के विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार की शुरुआत की गई। बताते चले कि दिनांक 10 सितंबर 2022 व 11 सितंबर 2022 को दी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर कानपुर लोकल सेंटर के तत्वाधान में टेक्सटाइल इंजीनियर्स का राष्ट्रीय सम्मेलन आउटरीच प्रेक्षागार IIT कानपुर में शुरुआत हो गई है। जैसा कि विदित है कि भारत का कपड़ा उद्योग का निर्यात के क्षेत्र में अत्यधिक योगदान देता है। इस अवसर पर इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल्स विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार किया जा रहा है। बताते चले कि भारत रक्षा, चिकित्सा, कृषि, पैकेजिंग, सिविल कंस्ट्रक्शन आदि क्षेत्रों के लिए कपड़ा विकसित करने की ओर बढ़ रहा है। कपड़ा उद्योग सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्र में से एक है और सबसे बड़ा उद्योग बनने की उम्मीद है। सार्थक और तालमेल को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों की अधिक सक्रिय भागीदारी के लिए वर्ल्ड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनुसंधान विकास कर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए यह राष्ट्रीय सम्मेलन एक उपयुक्त मंच प्रदान कर सकता है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में समावेशी विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए आने वाले वर्षों में आगे के प्रयासों के लिए ज्ञान का आदान प्रदान करने और कार्य योजना तैयार करने के लिए इंजीनियरों, प्रयोगविदों, वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के बीच गहन बातचीत करना महत्वपूर्ण है। बता दें कि 2 दिवसीय इस सम्मेलन व सेमिनार में टेक्सटाइल क्षेत्र से संबंधित 55 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यक्रम में टेक्सटाइल व अन्य तकनीकी क्षेत्रों से संबंधित सैकड़ों अभियंताओं, शोधकर्ताओं, उद्योगपतियों, नीति निर्माताओं व अन्य स्टेक होल्डरों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। कानपुर से संवाददाता रामवीर कुशवाहा की रिपोर्ट। सर क्या कार्यक्रम हुआ है? देखिए, ये हमारा एक नेशनल लेवल का टेक्सटाइल का एक प्रोग्राम है, जिसमें कि इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल के ऊपर बहुत लोगों को लेक्चर देना है। इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल का ये मतलब होता है कि जो कन्वेंशनल टेक्सटाइल है उसको और क्रिएटिविटी बढ़ा के उसकी और एप्लीकेबिलिटी बढ़ाई जाए, ताकि वो मार्केट में और अच्छा उपयोगी साबित हो सके। जैसे अभी कोविड पीरियड में हमारा जो था हेल्थ के ऊपर काफ़ी फोकस हुआ, तो ऐसे सिस्टम या ऐसे फैब्रिक डिज़ाइन करें जिसमें कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी हो, जो कि बैक्टीरिया को किल करने में सहयोग हो। तो जैसे कोई सिल्वर नैनो पार्टिकल का इम्प्रेगनेशन होता है, कॉपर नैनो पार्टिकल का इम्प्रेगनेशन होता है, ताकि वो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उसको किल कर सके। तो इस तरह इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर के जो हम फैब्रिक डेवलप करते हैं वो ज़्यादा उपयोगी होंगे। ठीक है, इसी तरह से जैसे अभी हम लोग ग्लेशियर रीजन में हैवी टेक्सटाइल मटेरियल यूज़ करते हैं ताकि थर्मल कंफर्ट प्रॉपर्टी मिल सके, लेकिन इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल के मिलने से लाइटर वेट होगा और ज़्यादा थर्मल इंसुलेशन होगा, वो ज़्यादा उपयोगी होगा ये। तो इस तरह से इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल का यूज करके जो करंट सिनारियो वाला स्टेटस है प्रोडक्ट का, उसको और कैपेबल बनाए और यूज़फुल बनाए। ये इस प्रोग्राम का मेन मकसद है। ओके, थैंक यू। सर आज के कार्यक्रम के विषय में जानकारी। ये जो है हमारे प्रदेश में यह टेक्सटाइल इंजीनियर का कन्वेंशन ये पहली बार हो रहा है। हम लोगों ने कानपुर लोकल सेंटर ने, हमारे यूपी में 6-7 सेंटर हैं और प्रदेश का जो है लखनऊ में हमारा मुख्य सेंटर है प्रदेश का, और यह कानपुर लोकल सेंटर है। तो पहली बार प्रदेश को यह मिला है कानपुर लोकल सेंटर को कि 34वां जो है टेक्सटाइल इंजीनियर का कन्वेंशन यहाँ पर कराया जाए। तो पहली बार हो रहा है, क्योंकि जैसा हमारे मुख्य अतिथि जी ने भी बोला था कि ये जो है ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर कहा जाता था कानपुर को। ये कपड़ा उद्योग का बहुत बड़ा क्षेत्र था, लेकिन धीमे धीमे यहाँ के जो है सारे मिलें धीमे धीमे बंद हो गई। तो इसमें हम लोगों का एक प्रयास है कि फिर से लोग, उद्योग के लोग यहाँ पर बहुत, क्योंकि इस कन्वेंशन में आपके साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया और सदर्न जो है महाराष्ट्र, सारे जगहों से आए हुए हैं। तो एक अवसर है हम लोगों के लिए, लोग यहाँ पर आकर के देखें। अभी ऐसा है कि कानपुर टेक्सटाइल के क्षेत्र में समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी यहाँ पर होजरी का इसका बहुत बड़ा कारोबार है। मेन फोकस किसको दिया गया है? मेन क्या है कि जैसे अभी हमारा जो है रक्षा मंत्रालय का एक डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जो कि ये कानपुर के पास ही प्रपोजल है। तो हमारा जो थीम है इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल्स, इसमें क्या है डिफेंस के लिए, जैसे बुलेट प्रूफ हो गया,
आर्मर फैब्रिक, जैसा कि अभी हमारे अभिजीत मजूमदार जी ने उस पर लेक्चर भी दिया, बहुत अच्छा लेक्चर उन्होंने दिया है। तो और उसके बाद टेक्सटाइल की संभावना केवल कपड़े पहनने के लिए ही नहीं है, हमारा जो है मेडिकल के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, और जो भी डैम, कैनाल, रेलवे, रोडवे, मतलब एक्सप्रेसवे, सब में जो है टेक्सटाइल का उपयोग, यानी टेक्सटाइल का जो है स्कोप बहुत बड़ा है। तो इसलिए हम लोगों का जो थीम था इस कन्वेंशन का, इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल, और यदि इसको बनाने के लिए उद्योग, इन मटेरियल को बनाने के लिए उद्योग हमारे यहाँ लगे तो इसका है कि बहुत बड़ा हमें एक क्षेत्र मिल जाएगा एक्सपोर्ट करने का, निर्यात करने का, और जिससे भारत को बहुत सारे इसमें जो है हमारी मुद्रा मिलेगी, विदेशी मुद्रा, फॉरेन रेवेन्यू जनरेट होगा। सर आगे आने वाली युवा जनरेशन के लिए टेक्सटाइल सेक्टर में क्यों जाएं, कुछ बताना चाहिए? जैसा कि हमने बताया कि ये जो हमारा इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल लिया गया है, इसका प्रोडक्शन के लिए एक छोटे छोटे लोग इंडस्ट्रियाँ लगाए। पहले कानपुर में इंडस्ट्री थी कि छोटे छोटे बुलेट प्रूफ भी बनना शुरू हो गया था, लेकिन बीच में वो इंडस्ट्री बंद हो गई। तो हमारी युवा जो है एक वैल्यू एडेड आइटम बनाए। ये जो इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल है ये वैल्यू एडेड है। आप कपड़ा बनाएंगे तो उतना प्रॉफिट आप गेन नहीं करेंगे। तो युवा जनरेशन को इस हमारे कन्वेंशन से सीखना चाहिए कि इन क्षेत्रों में हम आगे जाएँ तो बहुत सारी निर्यात की संभावनाएँ हैं, फॉरेन करेंसी रेवेन्यू जनरेट करने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं। और जब तक आप वैल्यू एडम आइटम प्रोडक्ट नहीं करेंगे तब तक मार्केट में आप कहीं टिक नहीं पाएंगे। सर आज क्या कार्यक्रम था? आज टेक्सटाइल इंजीनियर्स का 34वां राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसमें पूरे देश के सभी वरिष्ठ टेक्सटाइल वैज्ञानिक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो विभिन्न विषयों पर जो देश के सामने टेक्सटाइल के क्षेत्र की चुनौतियां हैं उस पर वो विचार विमर्श करके और देश को हम लोग इस क्षेत्र में कैसे आत्मनिर्भर बनाएं, इस पर ये सभी लोग परिचर्चा करेंगे। सर क्या क्या अहम फैसले या तो उसमें क्या क्या किया गया? जिन विषयों पर को मुख्य रूप से इसमें चर्चा की जानी है उसमें डिफेंस टेक्सटाइल है, जो हमारे सैनिकों के लिए आवश्यक वस्त्र हैं या जो उनकी रक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रूप्स गियर्स हैं, उस पर प्रमुख रूप से हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे जो आर्म फोर्सेज हैं, जो हमारे सशस्त्र सैनिक बल हैं, उनको अधिक से अधिक सुविधाजनक कपड़े मुहैया कराए जा सकें जो उनके लिए सुरक्षित भी हों। ये 2 दिन का कार्यक्रम है, आज और कल शाम को समाप्त होगा। सर आज की युवा जनरेशन के लिए टेक्सटाइल के विषय पे क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे जिससे वो इस लाइन में? हमारे युवाओं को टेक्सटाइल के फील्ड को निश्चित रूप से पकड़ना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे अधिक संभावनाएं हैं और ये कृषि के बाद दूसरा ऐसा क्षेत्र है जो सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है और युवाओं को इस क्षेत्र में आकर असीमित संभावनाएं हैं वो अपना। आईआईटी में वस्त्र इंजीनियरों का 34वां राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न कराया गया। आपको बता दें, इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार की भी शुरुआत की गई। बताते चले, कानपुर आईटी में वस्त्र इंजीनियरों का 34वां राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया, जिसमें 2 दिवसीय इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल के विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार की शुरुआत की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रामवीर कुशवाहा। आज टेक्सटाइल इंजीनियर्स का 34वां राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसमें पूरे देश के सभी वरिष्ठ टेक्सटाइल वैज्ञानिक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो विभिन्न विषयों पर जो देश के सामने टेक्सटाइल के क्षेत्र की चुनौतियां हैं उस पर वो विचार विमर्श करके और देश को हम लोग इस क्षेत्र में कैसे आत्मनिर्भर बनाएं, इस पर ये सभी लोग परिचर्चा करेंगे। क्या क्या अहम फैसले या फिर उसमें क्या क्या किया गया? जिन विषयों पर को मुख्य रूप से इसमें चर्चा की जानी है उसमें डिफेंस टेक्सटाइल है, जो हमारे सैनिकों के लिए आवश्यक वस्त्र हैं या जो उनकी रक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रूप्स गियर्स हैं, उस पर प्रमुख रूप से हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे जो आर्म फोर्सेज हैं, जो हमारे सशस्त्र सैनिक बल हैं, उनको अधिक से अधिक सुविधाजनक कपड़े मुहैया कराए जा सकें जो उनके लिए सुरक्षित भी हों। ये 2 दिन का कार्यक्रम है, आज और कल शाम को समाप्त होगा।
सर, आज की युवा जनरेशन के लिए टेक्सटाइल के विषय पे क्या दो शब्द कहना चाहेंगे जिससे वो इस लाइन में हमारे युवाओं को टेक्सटाइल के फील्ड को निश्चित रूप से पकड़ना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे अधिक संभावनाएं हैं और ये कृषि के बाद दूसरा ऐसा क्षेत्र है जो सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है और युवाओं को इस क्षेत्र में आकर असीमित संभावनाएं हैं। वो अपना भविष्य बना सकते हैं, देश के निर्माण में अपना सहयोग कर सकते हैं और भविष्य की जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि उन्होंने टेक्सटाइल के क्षेत्र में इतना उल्लेखनीय काम करके देश की सेवा की है। आईआईटी में वस्त्र इंजीनियरों का 34वां राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार की हुई शुरुआत। आपको बता दें कि कानपुर आईआईटी में वस्त्र इंजीनियर्स का 34वां राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया, जिसमें 2 दिवसीय इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल के विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार की शुरुआत की गई। बता दें कि 10 तारीख व 11 तारीख को दी इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर कानपुर लोकल सेंटर के तत्वावधान में टेक्सटाइल इंजीनियर्स का राष्ट्रीय सम्मेलन आउटरीच प्रेक्षागार आईआईटी कानपुर में शुरुआत हो गई है। जैसा कि विदित है कि भारत का कपड़ा उद्योग का निर्यात के क्षेत्र में अत्यधिक योगदान देता है। इस अवसर पर इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल्स विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार किया जा रहा है। बता दें कि भारत रक्षा, चिकित्सा, कृषि, पैकेजिंग, सिविल कंस्ट्रक्शंस आदि क्षेत्रों के लिए कपड़ा विकसित करने की ओर बढ़ रहा है। कपड़ा उद्योग सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्र में से एक है और सबसे बड़ा उद्योग बनने की उम्मीद है। सार्थक और तालमेल को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों की अधिक सक्रिय भागीदारी के लिए वस्त्र टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनुसंधान विकास कर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन एक उपयुक्त मंच प्रदान कर सकता है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में समावेशी विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए आने वाले वर्षों में आगे के प्रयासों के लिए ज्ञान का आदान प्रदान करने और कार्य योजना करने के लिए इंजीनियर्स, प्रयोगविदों, वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के बीच गहन बातचीत करना महत्वपूर्ण है। बता दें कि 2 दिवसीय इस सम्मेलन में सेमिनार में टेक्सटाइल क्षेत्र से संबंधित 55 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यक्रम में टेक्सटाइल व अन्य तकनीकी क्षेत्रों से संबंधित सैकड़ों अभियंताओं, शोधकर्ताओं, उद्योगपतियों, नीति निर्माताओं व अन्य स्टेक होल्डर्स द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। क्या कार्यक्रम हुआ है? देखिए, ये हमारा एक नेशनल लेवल का टेक्सटाइल का एक प्रोग्राम है जिसमें कि इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल के ऊपर बहुत लोगों को लेक्चर देना है। इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल का ये मतलब होता है कि जो कन्वेंशनल टेक्सटाइल है उसको और क्रिएटिविटी बढ़ा के उसकी और एप्लीकेबिलिटी बढ़ाई जाए ताकि वो मार्केट में और अच्छा उपयोगी साबित हो सके। जैसे अभी कोविड पीरियड में हमारा जो था हेल्थ के ऊपर काफ़ी फोकस हुआ, तो ऐसे सिस्टम या ऐसे फैब्रिक डिज़ाइन करें जिसमें कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी हो, जो कि बैक्टीरिया को किल करने में सहयोग हो। तो जैसे कोई सिल्वर नैनो पार्टिकल का इम्प्रेग्नेशन होता है, कॉपर नैनो पार्टिकल का इम्प्रेग्नेशन होता है, ताकि वो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उसको किल कर सके। तो इस तरह इनोवेटिव आइडियाज़ को ले करके जो हम फैब्रिक डेवलप करते हैं वो ज़्यादा उपयोगी होंगे। ठीक है, इसी तरह से जैसे अभी हम लोग ग्लेशियर रीजन में हैवी टेक्सटाइल मटेरियल यूज़ करते हैं ताकि थर्मल कंफर्ट प्रॉपर्टी मिल सके, लेकिन इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल के मिलने से लाइटर वेट होगा और ज़्यादा थर्मल इंसुलेशन होगा, वो ज़्यादा उपयोगी होगा ये। तो इस तरह से इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल का यूज करके जो करंट सिनारियो वाला स्टेटस है प्रोडक्ट का, उसको और कैपेबल बनाए और यूजफुल बनाए, ये इस प्रोग्राम का मेन मकसद है। ओके, थैंक यू सर। आज के कार्यक्रम के विषय में जानकारी। ये जो है हमारे प्रदेश में यह टेक्सटाइल इंजीनियर का कन्वेंशन ये पहली बार हो रहा है। हम लोगों ने एक कानपुर लोकल सेंटर ने, हमारे यूपी में 6-7 सेंटर हैं और प्रदेश का जो है लखनऊ में हमारा मुख्य सेंटर है प्रदेश का, और यह कानपुर लोकल सेंटर है। तो पहली बार प्रदेश को यह मिला है कानपुर लोकल सेंटर को कि 34वां जो है टेक्सटाइल इंजीनियर का कन्वेंशन यहाँ पर कराया जाए। तो पहली बार हो रहा है, क्योंकि जैसा हमारे मुख्य अतिथि जी ने भी बोला था कि ये जो है ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर
कहा जाता था कानपुर को। ये कपड़ा उद्योग का बहुत बड़ा क्षेत्र था, लेकिन धीमे धीमे यहाँ के जो है सारे मतलब मिलें धीमे धीमे बंद हो गई। तो इसमें हम लोगों का एक प्रयास है कि फिर से लोग, उद्योग के लोग यहाँ पर बहुत, क्योंकि इस कन्वेंशन में आपके साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया और सदर्न मतलब जो है महाराष्ट्र, सारे जगहों से आए हुए हैं। तो एक अवसर है हम लोगों के लिए, लोग यहाँ पर आकर के देखें। अभी ऐसा है कि कानपुर टेक्सटाइल के क्षेत्र में समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी यहाँ पर होजरी का इसका बहुत बड़ा कारोबार है। मेन क्या है कि जैसे अभी हमारा जो है रक्षा मंत्रालय का एक डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जो कि ये कानपुर के पास ही प्रपोजल है। तो हमारा जो थीम है इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल्स, इसमें क्या है डिफेंस के लिए जैसे बुलेट प्रूफ हो गया, आर्मर्स फैब्रिक, जैसा कि अभी हमारे अभिजीत मजूमदार जी ने उस पर लेक्चर भी दिया, बहुत अच्छा लेक्चर उन्होंने दिया है। तो और उसके बाद टेक्सटाइल की संभावना केवल कपड़े पहनने के लिए ही नहीं है, हमारा जो है मेडिकल के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, और जो भी डैम, कैनाल, रेलवे, रोडवे मतलब एक्सप्रेसवे, सब में जो है टेक्सटाइल का उपयोग, यानी टेक्सटाइल का जो है स्कोप बहुत बड़ा है। तो इसलिए हम लोगों का जो थीम था इस कन्वेंशन का इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल, और यदि इसको बनाने के लिए उद्योग, इन मटेरियल को बनाने के लिए उद्योग हमारे यहाँ लगे, तो इसका है कि बहुत बड़ा हमें एक क्षेत्र मिल जाएगा एक्सपोर्ट करने का, निर्यात करने का, और जिससे भारत को बहुत ज़्यादा इसमें जो है हमारी मुद्रा मिलेगी, विदेशी मुद्रा, फॉरेन रेवेन्यू जनरेट होगा। सर आगे आने वाली युवा जनरेशन के लिए टेक्सटाइल सेक्टर में क्यों जाएं, कुछ बताना चाहिए? हाँ, जैसा कि हमने बताया कि ये जो हमारा इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल लिया गया है, इसका प्रोडक्शन के लिए एक छोटे छोटे लोग इंडस्ट्रियाँ लगाए। पहले कानपुर में इंडस्ट्री थी कि छोटे छोटे बुलेट प्रूफ भी बनना शुरू हो गया था, लेकिन बीच में वो इंडस्ट्री बंद हो गई। तो हमारी युवा जो है एक वैल्यू एडेड आइटम बनाए। ये जो इनोवेटिव टेक्सटाइल मटेरियल है, ये वैल्यू एडम है। आप कपड़ा बनाएंगे तो उतना प्रॉफिट आप गेन नहीं करेंगे। तो युवा जनरेशन को इस हमारे कन्वेंशन से सीखना चाहिए कि इन क्षेत्रों में हम आगे जाएँ तो बहुत सारी निर्यात की संभावनाएँ हैं, फॉरेन करेंसी रेवेन्यू जनरेट करने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं। और जब तक आप वैल्यू एडम आइटम प्रोडक्ट नहीं करेंगे, तब तक मार्केट में आप कहीं टिक नहीं पाएंगे।